हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडीज विद महिमा मिश्रा। आज के सेशन में हम 25 जून का पीवाईक्यू करने वाले हैं। कॉमर्स जो है आपका पेपर 2 उसका, और इस पूरे सेशन में हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, साथ में उसका एवेल्युएशन एनालिसिस। एट द सेम टाइम आई टेल यू पीपल हाउ टू मेक नोट्स सो दैट यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग वेल। बेसिकली जब भी हम कोई पेपर सॉल्व करते हैं तो उसका मोटिव उसको सिर्फ सॉल्व करना नहीं होता, बट उसको एनालाइज करके उसके चीज़ों को डिकोड करना, सो दैट आप उसको जेन्युइनली एग्जामिनेशन में जो है उसका बेनिफिट उठा पाएं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे ये आज हम पूरे सेशन में देखने वाले हैं। तो बिफोर बिगिनिंग फर्दर, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एज अ न्यू क्रिएटर, योर वन सब्सक्रिप्शन विल रियली मीन अ लॉट टू मी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, the very first question we have in here is which of the following is not the feature of business environment। अब अगर आप कुछ नहीं भी करके जाओ तो सबसे पहला मेथड मैं आपको सिखाती हूँ एमसीक्यू करने का, वो है एलिमिनेशन मेथड। तो आप देखेंगे आधी चीजें आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होंगी, जैसे कि बाकी सब छोड़ दो। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक मतलब कि जो फिक्स होता है, और डायनामिक मतलब कि जो चेंज होता रहता है। अब इन दोनों में से दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टैटिक जो है ये नहीं होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर। सो द करेक्ट आंसर इज 4। वाई? बिकॉज इट इज चेंजिंग एंड डायनामिक। ठीक है, तो अब आप नोट्स किस तरीके से बनाएंगे? शॉर्ट में लिखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके नीचे लिखेंगे फीचर्स, और फिर उसके नीचे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, नॉट अ फीचर, स्टैटिक। ठीक है, बस आपको ये करने के लिए लिटरली 30 सेकेंड्स लगेंगे और आपके पास क्रिस्प तैयार हो जाएगी चीज। ठीक है, वन लाइनर जिसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। तो इनमें से माइक्रो इन्वायरमेंट का एलिमेंट कौन सा नहीं है? एंड द आंसर इज टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये आपके मैक्रो इन्वायरमेंट का एलिमेंट होता है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम योर पेस्टल मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट। ओके, रेस्ट आर योर माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट एल डज एल डिनोट्स। ओके, तो पेस्टल में एल क्या है आपका? तो पी इज योर पॉलिटिकल, ई इज योर इकोनॉमिक, एस इज योर सोशल, टी इज योर टेक्नोलॉजी, एल इज योर लीगल। ओके, तो यहाँ पे एल जो है उसका आंसर है आपका लीगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एफडीआई इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द कंट्री। तो इसका आंसर है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में हम सब कुछ जो है वो नए सिरे से शुरू करते हैं। आप एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो जो एकदम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसको हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर पार्ट ऑफ नाफ्टा। तो नाफ्टा का फुल फॉर्म है आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो यूएस, कनाडा और मैक्सिको के बीच में था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो तो ए बी सी है, लेकिन अब इस अग्रीमेंट को चेंज करके यूएसएमसीए बोलते हैं। तो यूएस इज योर यूनाइटेड स्टेट, एम इज योर मैक्सिको एंड सी इज योर कनाडा। इसी सेम अग्रीमेंट को जो है कनाडा में CUSMA बोलते हैं, और मेक्सिको में TMEC बोलते हैं। ठीक है, तो इतना इंसाइट काफ़ी है। अब हम बात ऐसे करते हैं कि अगर एक दफ़ा आपको ये डायरेक्टली पूछा गया तो अगली बार आपको शायद USMCA से सवाल आ सकता है या फिर CUSMA से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कंट्रीज जो हैं इसमें तीन ही है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। तो हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे कौन सा नहीं है, और बाकी जो है उनका कॉम्बिनेशन बना के आंसर देंगे। तो टू सेट रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड से रिलेटेड है बिल्कुल, इसका काम है रूल को सेट करना, तो ए इज देयर। फिर टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, ऑब्वियसली ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है दूसरे कंट्री के साथ, तो ये भी होगा। फिर टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, अब यहाँ पे वर्ड देखिए, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं नहीं, ये आर्मी का काम है, पॉलिटिक्स का काम है, WTO का काम नहीं है। ठीक है, फिर आखिरी है टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएशन एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। अगर आप बिल्कुल दिमाग ना लगाएं और कीवर्ड्स पे खेलें यहाँ पे, तो इट इज रिलेटेड टू ट्रेड, यस, दिस इज रिलेटेड टू ट्रेड, यस, एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रेड, राइट। तो योर करेक्ट आंसर इज ABD ओनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, दिस क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ओल्ड टू न्यू, तो पहले आपको ओल्ड लगानी है फिर न्यू। तो सबसे ओल्ड है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, ये आई थी आपकी 16 टू 18 सेंचुरी में। उसके बाद है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो आपको 18th सेंचुरी में, मतलब 1817 में प्रपोज की गई थी। फिर है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसको 1960s में प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे लेटेस्ट है, इसलिए सबसे आखिरी में आएगी। और फिर आपकी हेक्सर-ऑलिन थ्योरी, जो 1933 1918 से 1933 के अराउंड प्रपोज की गई थी। तो अब आप ऑर्डर में लगा लीजिए, सबसे पहले ए मर्केंटाइलिज्म, बी कंपैरेटिव एडवांटेज, देन डी एंड देन सी। तो इसी के साथ आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये कब स्टेब्लिश हुए हैं उनकी ईयर के अकॉर्डिंग हमको ओल्ड टू न्यू में लगाना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम सबके ईयर्स देख लेते हैं पहले। तो नाफ्टा जो है वो 1994 में बना था, फोर्स में आया था। उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है, उनकी नई ट्रीटी जो थी वो 1993 में आई थी। सार्क की 1985 में स्टैब्लिश हुआ था ये आपका। और एशियन जो है वो आपका 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले एशियन, फिर सार्क, फिर यूरोपियन यूनियन और फिर नाफ्टा। ठीक है, तो अगर आप लिख रहे हैं तो ज़रूर ये ईयर्स लिखिएगा, दैट गोना हेल्प यू रियली अ लॉट लेटर। ओके, तो इसका आंसर फिर यहाँ पे थर्ड करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन डी सी बी है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में हमको सारे टैरिफ और ट्रेड को उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करना है। तो पहला है आपका स्पेसिफिक टैरिफ, जो लगता है फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक जाएगा नंबर 2 के साथ, फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट। ठीक है, अब आपको यहीं से जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का 2 सिर्फ एक ही जगह पे है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे का देख लेते हैं। एड वैलोरम टैरिफ जो है वो आपका परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे लगता है, मतलब वैल्यू का जो भी परसेंटेज अमाउंट है, मतलब वैल्यू का जो भी अमाउंट है उस पर फिक्स परसेंटेज जो है उसको हम एड वैलोरम बोलते हैं। ठीक है, फिर है आपका कंपाउंड टैरिफ। ठीक है, तो कंपाउंड टैरिफ में आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, दोनों बोथ स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम जब हम इनको मिला देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड टैरिफ। तो ये फोर्थ से मैच हो जाएगा। और वेरिएबल टैरिफ तब लगता है जब आपको डोमेस्टिक प्राइस लेवल को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये डी 3 से मैच हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी हमको इन स्टेटमेंट से बताना है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब इनमें से किस में सही लिखा हुआ है। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब है आपका लॉस को एंटिसिपेट करना और प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना। ठीक है, तो पहला है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द लोएस्ट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वाई, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक को जो है वो मार्केट मार्केट रेट पे वैल्यू कर रहे हो, मतलब सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो है आप उसकी यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है, फिर बी है आपका डेबिटिंग ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिटिंग परचेज अकाउंट व्हेन गुड्स आर विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस की। ठीक है, ऐसी सारी चीजें जिसमें भी हम प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ लॉस को मेजर कर रहे हैं। फिर है सी आपका मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, सो दिस इज रिगार्डिंग टू रिकवर योर लॉसेस, तो ये आएगा। फिर है मेकिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स ऑन क्रेडिटर। ठीक है, सो दिस हैज नो सीन विद कंजर्वेटिज्म, तो ये भी नहीं आएगा। फिर आखिरी है क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अपने लॉस को फ्यूचर लॉस को बचाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बनाएंगे, तो ये भी कंजर्वेटिज्म के अंदर आ जाएगा। तो अब इस हिसाब से ए सही है, सी सही है और ई सही है, तो आपका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4 ए सी ई ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अब इन चारों में से हमको बताना है कि पहले क्या डिसॉल्व होगा, उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो पहला है आपका पहले जो है वो फर्म जो है वो डेट्स को पे करेगी, बाहर के आउटसाइडर के डेट्स को पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर जो है पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी, ये पहले आ जाएगा। जो भी बाहर के लोग हैं, क्रेडिटर हैं, उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है आपका फिर आप अपने पार्टनर के लोन से एडवांसेस को वापस देंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके पार्टनर ने कोई लोन दिया है और कंपनी को, या फिर कोई एडवांस दिया है, तो आप उसको वापस देंगे। तो सेकंड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा नंबर पे आएगा आपके पार्टनर का कैपिटल देना।
ठीक है, अपने अपने कैपिटल्स को वापस लेना। तो ये थर्ड नंबर पे आपका पॉइंट नंबर डी आ जाएगा, और फिर आखिरी में जो बचता है आप उसमें से अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका सीक्वेंस देख लें, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जो कि है आपका CADB। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो बोल रहे हैं कि अगर मर्जर होता है तो इसमें से क्या नहीं होगा या क्या सही नहीं है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, तो ये बिल्कुल सही है। एक जब दूसरे से मर्ज होता है तो एक कंपनी दूसरे कंपनी के सारे एसेट्स ले लेती है। दूसरा है शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकेम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। नहीं, यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है ये गलत है, दिस इज समवेयर हैज टू बी अराउंड 90% नॉट 95, तो बी जो है यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सी जो है वो बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मे बी मेड इन कैश पर शेयर। नो, यहाँ पे नो नीड, you can also exchange the already existing asset and renew the balance sheet and all. You don't have to pay in cash every time if it is the situation of merger. ठीक है, फिर है आपका डी कि आपको हर एक चीज की जर्नल एंट्री जो है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पूल द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज, सो दिस इज करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। आखिरी आपका द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज नॉट इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय ट्रांसफरी कंपनी, ये गलत है। बिजनेस मर्ज ही इसलिए किया जाता है क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी जो है वो ट्रांसफर कंपनी के बिजनेस को चला पाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो अब आप देखोगे आपका यहाँ पे कितना इनकरेक्ट हो गया, बी, सी और ई। तो इसी के साथ जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और ई। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंट ए एस स्पेसिफिकली डील्स विथ कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील करता है आपका इंट आई एस नंबर 3 विच इज 110। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा। ठीक है, तो आपको नोट्स अगर बना रहे हो तो आपको कैसे लिखना है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश इंट आई एस 110। ओके, एंड यू विल बी गुड टू गो टू रिमेंबर इट। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लिमिटेड जो है वो प्लास्टिक बकेट्स बनाते हैं और उनकी सेलिंग प्राइस पर बकेट जो है वो है 210 और वेरिएबल कॉस्ट पर बकेट जो है वो है आपकी 60 रुपीज़। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो है 1,50,000 फॉर द ईयर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनको कितनी बकेट्स बनानी पड़ेंगी सो दैट ये जो है वो प्रॉफिट बना पाए 90,000 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं, हमारे पास सेलिंग प्राइस 210 है, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 60 रुपये, तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वो आ जाएगा 150 रुपीज़ का। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,50,000। अब यहाँ पे आपको बेसिकली यूनिट्स निकालने हैं, बेसिकली ऐसे यूनिट्स जहाँ पे आपको 90,000 का प्रॉफिट हो, तो ये डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आप ऐसे ही वर्बली निकाल लोगे, 210 में से हम हमारा 60 माइनस करेंगे तो 150 का कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट आपकी 1.5 लाख दी हुई है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 90,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 150। तो 1.5 लाख और 90,000 हो गया आपका 2,40,000। इसको 150 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1600 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया है विच इज योर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ओके, एंड कंट्रीब्यूशन इज योर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 1600 बकेट्स है। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ए लिमिटेड इफ इट हैज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,90,000। ठीक है, फिर आपका डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 4,30,000 और डिक्रीज इन करंट एसेट दिया हुआ है 30,000 और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 85,000 और फिर टैक्स पेड है 80,000। ठीक है, तो बेसिकली कैश फ्लो का पहला पार्ट है, आपको कैलकुलेट करने बोला जा रहा है। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, तो 5,90,000 लिख देंगे, उसमें हम सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा 5,90,000 प्लस 4,30,000। उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट, मतलब कि आपने करंट एसेट जो
जो है कम हो गए, मतलब कि आपके पास पैसा आया होगा, ठीक है, आपने कोई चीज़ उठा के बेची है या रियलाइज किया है तो पैसा आएगा, तो प्लस 30,000। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी कम हो गई है, मतलब आपने क्रेडिटर या किसी को पैसा दिया होगा, तो 85,000 माइनस कर देंगे, और टैक्स भी हम पे करते हैं तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5,90,000 प्लस 4,30,000 प्लस 30,000 माइनस 85,000 एंड माइनस 80,000 विल गिव यू 8,85,000। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका 8,85,000 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द वर्किंग ऑफ करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट into monetary items and non monetary item, which of the following is a non monetary item as per current purchasing power, ठीक है। तो करंट परचेजिंग पावर के हिसाब से आपका नॉन मॉनेटरी आइटम कौन सा होगा? नॉन मॉनेटरी आइटम मतलब कि जिसमें से अभी आपको पैसा नहीं रियलाइज हो सकता, वो तुरंत कैश के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो मॉनेटरी आइटम में आपका कैश, डेटर और डिवेंचर हो जाएंगे, क्योंकि आप इससे तुरंत पैसा रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम में इन्वेंट्रीज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल एसेट है, ठीक है, और फिजिकल एसेट की वैल्यू को ही हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं होते, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका आंसर नंबर 4 इन्वेंट्रीज होगा। चलिए अब यहाँ पे मैच करना है हमको, तो आपका इंड AS जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो ए का 3 होगा, तो ए और 1 और 2 तो पहले ही एलिमिनेट होगा, अब 3 और 4 देखेंगे हम। फिर बी जो है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सी जो है आपका 103, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशंस, और 113 इज रिलेटेड टू फेयर एंड वैल्यू मेजरमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ डी का जो है वो 2 होगा, और इसी के साथ जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आर टर्म टुगेदर एज मॉडिफाइड रिपोर्ट्स एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी तरीके की ऑडिट रिपोर्ट आती है। तो पहला आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है। दूसरी आपकी ऑडिट रिपोर्ट विथ एन एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ, तो एम्फेसिस ऑन मैटर जो है ये मॉडिफाइड ओपिनियन से रिलेटेड नहीं होती, इट इज़ अ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगी। फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट जो है वो मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है, और एडवर्स रिपोर्ट भी मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ए, सी एंड डी ओनली, ओके, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है इज नॉट द स्टैट्यूटरी थिंग, इट इज अ वॉलेंटरी थिंग, और आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो आपका पहला ही स्टेटमेंट है वही गलत है, बिकॉज इट्स अ voluntary and compulsory requirement, not a statutory requirement. So the very first statement here is incorrect, okay। चलिए अगला क्वेश्चन है, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स ए एंड बी इज minus 0.8, if the price of the good B rises by 20%, how will the demand of A change, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्रॉस इलास्टिसिटी का सवाल जो है वो पूछा हुआ है, मतलब एक का प्राइस चेंज हुआ तो दूसरे की डिमांड में कितनी चेंज आएगी, ठीक है। तो इसको डिमांड ए की चेंज करने के लिए हम -0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जिसका आपका आंसर आएगा 16%, -16%, ठीक है। तो ए का डिमांड जो है वो -16% से चेंज हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट वी हैव द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60 per unit. If the price elasticity of demand in a 1.5 and the original quantity demanded is 30 units, what will be the new quantity demanded, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि प्राइस जो है वो आपका कम हो रहा है, 100 to 60 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपका 40% डिक्रीज है, और यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है वो 1.5 है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे हम, तो उसको हम निकालेंगे 1.5 इंटू 40 से, 40% से, क्यों? क्योंकि 40% प्राइस जो है वो ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 40 करेंगे तो ये आपका 60% इंक्रीज जो है वो आएगा, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 30, अब इसमें 60% इंक्रीज आएगा तो हम 30% ऑफ 60 निकाल देंगे, तो 30% ऑफ 60 आपका 18 आ जाएगा, और 30 प्लस 18 मतलब अब आपकी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होएगी? 48 यूनिट की। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो 48 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई डोंट हैव अ मीडियम टू राइट इट डाउन हियर क्लियरली टू एक्सप्लेन यू, बट आई होप आई एम डूइंग जस्टिस वर्बली। तो आप ये सब क्लियरली न्यूमेरिकल समझ पा रहे होंगे और सॉल्व कर पा रहे होंगे अपने नोटबुक्स में, ठीक है।
अगला सवाल है द टाइप ऑफ मार्केट वेयर फ्यू सेलर्स आर सेलिंग एंड competing प्रोडक्ट्स टू मैनी बायर्स इज नोन एज आपका ओलिगोपॉली, जहाँ पे सिर्फ फ्यू सेलर्स होते हैं जो कंपीटिंग मार्केट जैसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं और बायर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली शो द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट फॉर्मूला है वो है एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 होएगा, ठीक है। एम आर जो है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय दीज चेंजेस, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर टू रेफर द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ई इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई माइनस वन अपॉन ई, ओके। तो ये करेक्ट जो है रिलेशनशिप है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। देखिए अब कुछ अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एवरेज प्रोडक्ट आपको पता है टोटल प्रोडक्ट और अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो थर्ड से मैच हो रहा है, ठीक है। अब आप ढूंढिए बी थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है, एंड यूल सी फोर्थ, यहीं से आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि बाकी कहीं भी बी में जो है वो थर्ड नहीं है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं Q इज इक्वल्स टू एफ ए बी सी एन, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर लाइक लैंड लेबर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट जो है आपका वो मैंने बता दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है आपका टोटल प्रोडक्ट माइनस अनदर सबसीडिंग टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा और कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल में हम के और एल यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोटल यूटिलिटी। हम सारी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाती है। तो ए का 1 है, यहाँ पे भी आपको जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर पहले ही मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करते हुए जो है वो मिल चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो आती है टोटल यूटिलिटी में से एक एक माइनस करके, तो मार्जिनल आ जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, तो ये फोर्थ से मैच हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 3। चलिए तो अब हमको इस क्वेश्चन में अरेंज करना है आपके बिजनेस साइकिल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से बिजनेस साइकिल जो है वो आए हैं। तो सबसे पहले आपका ग्रेट डिप्रेशन देखा गया था जो 1929 के अराउंड आया था, वर्ल्ड वॉर 2 के आउटब्रेक से पहले, ठीक है। तो ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आया था आपका .com बबल बर्स्ट अराउंड 2000, ठीक है, अर्ली 2000 में। तो सेकेंड नंबर पे आपका .com बबल बर्स्ट आ जाएगा। देखिए बी ए से कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? यहीं आपको आंसर जो है वो मिल गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। बी से ही पहला मिल जाएगा। अगर आप ग्रेट डिप्रेशन भी फिगर आउट कर लें तो आप पूरा आंसर जो है टिक करके आ सकते हैं, अगर आपको बाकी नहीं भी आइडिया है तो, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन जर्मनी में शुरू हुआ था, यूजली वर्ल्ड वॉर जर्मनी और पूरे यूरोप में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के आउटब्रेक से पहले। तो दैट वाज अराउंड 1929। तो यहीं से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। उसके बाद .com बबल बर्स्ट आए थे 2000 में। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 में, जिसमें इंडिया और बाकी सारे कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। और लास्ट है आपका कोविड पैंडमिक। तो ये तो आप इजीली करके आ ही जाते हैं एग्जाम में, राइट। फिर है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। इसमें हमको बताना है कि डिमांड हमको किन किन चीज़ों से पता चलती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी डेफिनेटली, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डेफिनेटली, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर वेरी करेक्ट, जो भी टेस्ट होगा उस हिसाब से डिमांड पता चलेगी। एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन, तो सारे ही जो है यहाँ पे वो करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी, ओके। चलिए नाउ वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग है डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू योर इंटरनल एनवायरनमेंट। कंज्यूमर बिहेवियर अगेन इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है, विच इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। देन यू हैव फैक्टर प्राइसिंग, ये भी आएगा। तो इसी से आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए बी डी का बन जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2, ओके। अब नेक्स्ट यू हैव आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका नेशनल इनकम आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली ये भी आ जाएगा, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री और बिहेवियर ऑफ फर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आते हैं, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट्स होते हैं, तो ये माइक्रो हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है कंपनी होल्ड रॉ मटेरियल फॉर 60 डेज, इट गेट्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स फ्रॉम 15 डेज, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक 15 डेज एंड फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 30 डेज
and 30 days credit is given to debtors. Calculate the total working capital cycle. अब यहाँ पे आपको total working capital cycle निकालनी है, तो आप देख लेते हैं आपके पास रॉ मटेरियल होल्डिंग है 60 दिन की, फिर है प्रोडक्शन टाइम 15 दिन का, फिनिश गुड जो है वो 30 दिन आप रोक रहे हो, उसके अलावा क्रेडिटर्स टू डेटर्स के लिए 30 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर टू बी डिडक्टेड, मतलब कि जो भी 15 दिन में पैसा आ जाता है तो उसको डिडक्ट कर देंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे सारे डेज को ऐड करके लास्ट में 15 जो है वो माइनस कर देंगे, तो 60 + 15 + 30 + 30, और क्रेडिटर का जो डे है 15 दिन उसको माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 120, ठीक है। दैट वाज इजी पीजी। आप देख के घबरा जाते हो क्या करना है क्या करना है, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। आपसे बस टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल पूछा है, उसका कोई फॉर्मूला भी स्पेसिफिक नहीं है, जो मैं बता रही हूँ बस उसको याद रखिए कंसेप्ट, कि आपको जितना टाइम लग रहा है कोई भी चीज़ करने के लिए उसको ऐड कर लो, और जितने दिन में पैसा आ जाएगा उसको माइनस कर लो, तो उसके डेज की साइकिल आ जाएगी। तो आपको पूरा काम करने में 60 + 15 फिर अनदर 15, then you're holding for 30, okay, all of this you'll literally add, और 15 दिन आपको लगेगा क्रेडिटर को पैसा लेने में, तो माइनस कर देंगे, बाकी ये साइकिल आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, कंपनी हैज 10% 20 lakh debenture, the EBIT of the company earning before interest and tax of the company is 5 lakh and the equity capitalization rate is 16%. So you're supposed to calculate overall cost of capital, ठीक है। तो यहाँ पे आपको cost of capital निकालना है। आपका डिवेंचर दिया हुआ है 10% 20 लाख, ठीक है, 10% के रेट पे 20 लाख डिवेंचर है, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख आ जाएगा 10% के हिसाब से। EBIT आपको दिया ही है 5 लाख, ठीक है, और इक्विटी अर्निंग्स हो जाएंगे आपकी EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो 5 लाख में से हम 2 लाख माइनस कर देंगे इंटरेस्ट का, तो 3 लाख बचा, ठीक है। अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है यहाँ पे 16%, तो इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाई 01.6, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18,75,000। तो आपकी टोटल कैपिटल 20 लाख की है, उसमें 18,75,000 और जोड़ देंगे हम, तो 38,75,000 होगा। तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। तो EBIT इज 5 लाख अपॉन 38,75,000 इंटू 100, दैट विल मेक अराउंड 12.9%, ठीक है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख रहे होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकैप देती हूँ। 20 लाख के डिवेंचर है, उस पर 10% इंटरेस्ट 2 लाख हो जाएगा, EBIT 5 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन है आपका 16%, ठीक है। तो इक्विटी यहाँ पे 5, आपका जो इक्विटी अर्निंग है वो 5 में से 2 माइनस करके 3 हो गया, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन 3 लाख डिवाइड बाई 0.16, ठीक है। ऐसे कैपिटलाइजेशन आपकी पूरी इक्विटी का टोटल कैपिटल निकल आएगा इक्विटी का, तो वो दैट इज 18,75,000। अब टोटल कैपिटल हो गया 20 लाख, जो भी आपके डिवेंचर्स हैं, प्लस 1875 आपकी इक्विटी, ठीक है, और उसको हम ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 38,75,000, ठीक है। और आपको ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है, तो दैट इज EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। तो EBIT दी हुई है 5 लाख, टोटल कैपिटल हमने निकाल लिया है जो कि 38,75,000 इंटू 100 करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 12.9% आएगा। चलिए, क्वेश्चन इज ABC लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 95, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है आपका डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका डिविडेंड आप कितना दोगे, 10% के हिसाब से 100 रुपये पे 10 रुपये, तो 10 इज योर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, क्योंकि आपने इसको 95 पे बेचा है, तो दैट इज योर नेट प्रोसीड। सो 10 अपॉन 95 इंटू 100 करेंगे, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 10.53 समथिंग, ठीक है। अगेन फॉर्मूला देख याद रखिए, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। डिविडेंड आपका 10% है, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये होएगा, और नेट प्रोसीड्स मतलब कि आपने जिस भी कॉस्ट पे जो है इशू किया दैट इज 95, तो आपके नेट प्रोसीड्स होंगे दैट इज अपॉन 95 इंटू 100, ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन इज अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 टॉयज, द सेलिंग प्राइस पर टॉय इज 500 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर यूनिट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 25 लाख, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लिखिए इसको पहले। अब कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस एक टॉय का 500 है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक टॉय का 200 रुपये, और 10,000 टॉयज है, तो यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 50 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 30 लाख। अब ईबीआईटी दिया नहीं है तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे, 30 लाख में से 25 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख जो है वो आपका ईबीआईटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 30 लाख का है, ईबीआईटी जो है वो 5 लाख का है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है आपका ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन इज 30 lakhs एंड ईबीआईटी इज 5 lakh, 30 lakhs डिवाइड बाय 5 lakhs इज 6 times, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा 6 times। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक आपका पे बैक पीरियड नहीं होता, क्यों? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब कि जो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, तो पे बैक पीरियड नहीं करता और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या आ गया आपका, नेट प्रेजेंट वैल्यू, परसेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एक ही बात है, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये तीनों जो है यहाँ पे करेक्ट है, मेकिंग योर आंसर नंबर 4 the correct one here. Okay, I hope this is clear with you, and please don't mind my marking skills because it's difficult with mouse to operate properly or smoothly, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो आपका आईएफसीआई जो है वो 1948 में स्टेब्लिश हुआ था। आईडीबीआई विच इज़ योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज स्टेब्लिश इन 1964, ठीक है। तो ये आपका 48 में हुआ था, ये आपका 64 में हुआ था। फिर आपका नाबार्ड, तो नाबार्ड 1982 में स्टेब्लिश हुआ है, और सिडबी जो है वो 1919 में इंडिविजुअली स्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन रहा है वो ABCD ही है, विच इज मेकिंग योर ऑप्शन नंबर 1 एज करेक्ट। तो फिर से देख लीजिए, 48, 64, 82 और फिर आखिरी में सिडबी 90 में बना था, ठीक है, स्टेब्लिश हुआ था। अब बात कर लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले कैसा एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, तो बी ऑप्शन जो है आपका कमोडिटी स्पीशी स्टैंडर्ड, ये दिस इज रिलेटेड टू योर बार्टर सिस्टम, ये सबसे पहले ये आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली बार्टर नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज नॉट गोल्ड गाइस, अर्लियर इट वाज कमोडिटी स्पीशी स्टैंडर्ड, जो कमोडिटी स्पीशी होती थी उसके स्टैंडर्ड से जो है एक्सचेंज होता था। तो पहले ही बी के साथ आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा कि बी इज करेक्ट हियर। उसके बाद आ जाएगा आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स होने लगे। उसके बाद आ जाएगा आपका फिक्स पैरिटी सिस्टम, ठीक है। फिक्स पैरिटी मतलब कि एक फिक्स्ड रेट रख दिया था एक्सचेंज का, और उसके बेसिस पे ही जो है बाकी करेंसी को चेंज किया जाता था। और फिर लास्ट है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको स्टेप्स बताने हैं कि हम किस ऑर्डर में जो है कैपिटल बजटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपको डिटरमाइन नेट इन्वेस्टमेंट आउटले, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है आप उसको पहले डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप हो जाएगा वो होगा बी, और इसी के साथ आपको अपना आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उसको डिटरमाइन करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो, जो भी उस प्रोजेक्ट से आपको मिलेगा कैश फ्लो, कितना पैसा आएगा उस प्रोजेक्ट से, उसको जो है कैलकुलेट करना। फिर आ जाएगा आपका आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, क्या डिस्काउंट रेट अप्लाई करके आप उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो वो। एंड लास्टली अप्लाई अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक, लास्टली यू विल इवैल्यूएट कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बेटर हैं, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैश फ्लो अपॉन 1+r, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है। तो ए का 2 है, और ए के 2 से ही हमको जो है आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि पहले ही वाले ऑप्शन में ए का 2 इज द करेक्ट आंसर, और बाकी सब आप अब फॉलो अप मैच कर लेंगे, ठीक है। बी का 1 है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1+r होल मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है। तो फ्यूचर का उल्टा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब सी का 4th है,
और डी का थर्ड है, और इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बहुत सारे तरीके के अकाउंट्स की। तो जो आपका नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है, ये एक ऐसा इंडियन बैंक अकाउंट है जो स्विस बैंक से रिलेटेड होता है। जो इंडियन के बैंक अकाउंट जो स्विस फ्रैंक अकाउंट से रिलेटेड है स्विट्जरलैंड में, उसको हम नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ए का करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो 2 है, और इसी के साथ आपको पूरा आंसर भी मिल जाएगा। नो डाउट जून 2025 का कट ऑफ हाई क्यों गया, बिकॉज क्वेश्चन आप वेरी डायरेक्ट एंड ईजी, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आप एक दो चीज़ें भी डिकोड कर लेते हैं तो आपको ईजिली आंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अगला आपका बॉस्ट्रो अकाउंट, जो अकाउंट फॉरेन बैंक, मतलब जो भी आपके अकाउंट हेल्ड बाय फॉरेन बैंक विद अ लोकल बैंक, जो भी फॉरेन बैंक के अकाउंट आपके लोकल बैंक में हैं, ठीक है, उनको हम बॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका बिड, बिड का मतलब है प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू बाय अनदर करेंसी, ठीक है, तो इसका मैच सीधे सीधे है। एंड देन ऑफर मतलब प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू सेल द करेंसी, तो ऑफर जहाँ पे वो सेल करना चाहता है, बिड जहाँ पे वो बाय करना चाहता है। वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दीज आर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर 30 एंड 24, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर का 30 है, मतलब a प्लस बी हमने किया होगा डिवाइड बाई 2, तो वो 30 आया होगा, राइट। तो दोनों नंबर मिला के a प्लस बी 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी मिल गया हमको 60, ठीक है, अर्थमेटिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपका अंडर रूट होता है ए बी का, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर अगर हम कर दें तो मतलब 24 का हम स्क्वायर कर दें तो हमको ए बी मिल जाएगा, विच इज 576, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन का रिलेशन क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो ए बी हमारा 576 था, 2 इंटू 576 अपॉन a प्लस बी, जो कि हमने 60 निकाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 576 अपॉन 60 विच इज योर 19.2, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंटर्स में से हमको बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो दो करके पेयर में दिए हुए हैं पहले के 4 स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से मतलब पहले दो में से कोई एक सही होगा, दूसरे दो में से कोई एक सही होगा, राइट। तो अभी देख लेते हैं। पहला लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, विच इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसी हिसाब से बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। फिर बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, उसका फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर माइनस 1/12, विच इज करेक्ट। तो अपारेंटली आपका डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर लास्टली आपको बोला है कि फॉर मॉडरेटली स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.8 ऑफ मीन डेविएशन, विच इज इनकरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं हम, ठीक है। अब जो आपका कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और पहले ही मैच लगाते हुए आपको जो है अपना करेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। बोले इसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड होता है, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। कैली का कोफिशिएंट सीक्वेंस इज रिलेटेड टू परसेंटाइल, तो दिस इज द करेक्ट वन। और फिर आखिरी में बचा आपका मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, तो उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूरे मैच द फॉलोइंग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब हम बात करेंगे कि इनमें से गिवन स्टेटमेंट में से रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो पहला है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइंस, विच इज करेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके अलावा बी जो है आपका बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट। हार्मोनिक मीन का रिग्रेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। सी देखते हैं, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन यूनिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज द टोटल इज 1। सो इफ वन इज ग्रेटर देन यूनिटी, वन हैज टू बी लेस देन यूनिटी टू कम टू द एक्चुअल बैलेंस एंड इक्वेशन, ठीक है। तो सी बी जो है आपका गलत हो जाएगा। इफ वन ऑफ द
रिग्रेशन डी पार्ट पढ़ रहे हैं, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर वन मस्ट बी लेस देन यूनिटी। तो अभी मैंने यही बात की, ऊपर ही गलत लिखा था लेकिन नीचे सही है, तो डी जो है आपका वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्टली देख लेते हैं, रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसी के साथ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, डी और ई, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए, अब क्वेश्चन दिया है, एक रैंडम वेरिएबल है x दैट फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट व्हेन योर फर्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन x इज इक्वल्स टू 1 एंड फॉर 4p x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आपको वेरिएंस निकालना है x का। सिंपल है ये, यहाँ पे 4p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 2/4 विच इज 1/2। सो द करेक्ट आंसर इज 1/2। यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगा और आप ट्रांसपॉन्डिंग यूज कर लो तो आप जो है करेक्ट आंसर जो है निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच इज आस्किंग आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट सिखाती हूँ। एग्जाम में इतने सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है घबरा जाएंगे, कभी कभी ए बी के बीच में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि पहला स्टेप डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे में क्या करें, पढ़ ले पहले फटाक से। मेजरमेंट टेक्निक सिलेक्शन, रिसर्च अप्रोच सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन टेक्निक, सैम्पल डिजाइन एंड डेटा एनालिसिस एंड मेथड सिलेक्शन। मे बी आप कंफ्यूज हो कि पहले क्या होएगा, लेकिन आपको ये तो समझ में आएगा कि ई जो है वो आखिर में ही आएगा, है ना, मतलब आप डेटा एनालाइज तो सबसे लास्ट में ही करोगे। ठीक है, तो ई हम उल्टा चलते हैं अब। ठीक है, तो अब 3 और 4 तो एलिमिनेट हो गए ऑप्शन, आपके पास बचा 1 और 2। ठीक है, अब उल्टा चलेंगे, पहले वाले में डी आ रहा है ई के बाद और दूसरे वाले में सी आ रहा है। तो डी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। डी है आपका सैम्पल डिजाइन कलेक्शन और सी है आपका डेटा कलेक्शन टेक्निक। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे ना, उसके बाद उसके मतलब आप सैम्पल डिजाइन तो पहले ही कर लेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो पहले ई के बाद सी आएगा फिर डी, उल्टा अगर हम जा रहे हैं तो। ठीक है, मतलब कि डी आपका डेटा कलेक्शन से पहले ही आ जाएगा सैम्पल डिजाइन वाला प्रोसेस, और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप सीक्वेंस देखें, पहले आप रिसर्च अप्रोच को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप मेजरमेंट टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप सैम्पल डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डेटा कलेक्शन टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे और लास्टली में डेटा एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर सीधे समझ में नहीं आ रहा है तो उल्टा जाइए, आप बेटर आंसर ले पाएंगे इफ यू आर कंफ्यूज्ड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन दैट आर एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट आर नोन एज। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसको हम मेजरमेंट क्वेश्चन बोलते हैं, जो आप रिस्पोंडेंट से पूछते हो उसको हम मेजरमेंट क्वेश्चन बोलते हैं। आप इन्वेस्टिगेटिव के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक हिस्टोरिक इवेंट्स के लिए यूज होता है। तो जर्नली जो आप रिस्पोंडेंट से सवाल पूछते हैं उसको हम मेजरमेंट क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन का करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम पहले, डिटरमाइन द सैम्पल साइज, सिलेक्ट अ सैम्पलिंग टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम एंड डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करने के साथ, और इसी के साथ ही आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि डी सिर्फ एक ही जगह पे है। तो पहले आप अपने टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग फ्रेम को, फिर सैम्पलिंग टेक्निक को सिलेक्ट करेंगे और आखिर में सैम्पल साइज को डिटरमाइन करेंगे। ओके, चलिए, अब बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसको आप यूज करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो पेयर्ड सैंपल की। तो पेयर्ड सैंपल जहां भी लिखा है, आंख बंद करके टी टेस्ट पे क्लिक कर देना, क्योंकि पेयर्ड सैंपल से सिर्फ टी टेस्ट में ही कैलकुलेशन हो सकता है। वी हैव टी टेस्ट एंड पेयर्ड टी टेस्ट। ओके, चलिए अब मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको सबसे आसान चीज लगे उसको देखिए। पहले इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन आप जब भी देंगे तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, तो बी का 3 हो गया। मेन रिसर्च बॉडी की हम जब भी बात करेंगे तो वो हम रिसर्च डिजाइन के अंदर लिखेंगे, तो सी का 4 हो गया। अब देखते हैं B3 और C4 से कुछ मिल रहा है क्या। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बाकी मैच कर लेते हैं। प्री फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव समरी में जाती है, वेरी नाइस एंड करेक्ट। एंड लास्टली सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आप ग्लॉसरी में डालते हो, तो डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वैलिडिटी विच डेमोन्स्ट्रेट्स statistically a relationship between scores on a selection procedure and job performance is called। तो ये definition है criterion validity की। so the correct option here is option number 2 which is your criterion validity। ठीक है,
चलिए अब अगला क्वेश्चन है द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप टू एनहांस परफॉर्मेंस इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग। मतलब कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप को सिलेक्ट करने के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करना, असेस करना, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप को एनहांस करना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेशन प्लानिंग होती है कि आगे आके ऑर्गेनाइजेशन को कौन संभालेगा। अगला क्वेश्चन है कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अनकॉमनली गुड और अनडिजायरेबल एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्क रिलेटेड बिहेवियर एंड रिव्यूइंग इट विद द एम्प्लॉय एट प्री डिटरमाइंड टाइम इज नोन एज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अभी आपको ये शायद बिहेवियरल या एंकर्ड रेटिंग स्केल लग सकती है, लेकिन यहाँ पे हम किसी इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे होते हैं। रेटिंग स्केल में हम रेट्स देते हैं उनके बिहेवियर को, ठीक है। वराज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में हम एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को याद रखते हुए अभी की एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उससे उसका मेजर जो है वो करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, हर सेशन में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर से सवाल आता ही है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको बताना है इसमें से क्या क्या सही है जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है फॉलो करता है। तो पहला कलेक्टिव लर्निंग, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्किल फॉर ऑब्टेनिंग द स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक टिप दूँ तो कुछ भी बहुत ज़्यादा जो इससे रिलेटेड ना लगे और कंफ्यूजिंग है तो उसको आप एलिमिनेट ही कर दीजिए तो बेटर है, ठीक है। चलिए बाकी देखिए। अब क्योंकि मैट्रिक्स अगला है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट और टास्क, ठीक है। तो क्योंकि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। अगला बोल रहे हैं इट क्लैरिफाइज द रोल्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एंड टीम मेंबर्स, वेरी करेक्ट। क्योंकि फंक्शन नल डिविजन भी है और प्रोजेक्ट के साथ सेग्रीगेटेड भी है, तो क्लैरिटी एंड एवरीथिंग इज देयर। फिर इट इंश्योर्स दैट इन्फ्लुएंस इज बेस्ड ऑन नॉलेज इंफॉर्मेशन रादर देन ऑन रैंक, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर आखिरी आपका इट बैलेंसेज द पावर ऑफ फंक्शनल, देखिए आ गया, और प्रोजेक्ट ये तो करेक्ट है ही। तो हम बोल सकते हैं कि बी, सी, डी और ई जो है यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो उसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी डी ई, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मैच द फॉलोइंग की। ये लिटरली मोस्ट हाईली रिपीटेड टेबल होगी। आई हैव सीन दिस इन ऑलमोस्ट ऑल द PYQ एंड ऑल द पेपर्स आई हैव अटेम्प्टेड। तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत आसान भी है, देख लेते हैं। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है असाइनिंग वर्कर्स एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटी, और सेम लेवल एक्टिविटी जो है वो वर्कर की बढ़ा दी जाए, उसी को हम जॉब एनलार्जमेंट बोलते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताता है कि जॉब किस बारे में है, मतलब कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, वर्किंग कंडीशन क्या होंगे, सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल ऑफ दीज थिंग, मतलब व्हाट द जॉब इज अबाउट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन आपको बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन यू रिक्वायर टू डू दैट जॉब, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हो, क्वालिफिकेशंस हो, पर्सनालिटी हो, ये सारी चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में होता है, ठीक है। और लास्टली जॉब एनरिचमेंट जो बताता है कि आपको जॉब को रीडिज़ाइन करनी चाहिए सो दैट जॉब जो है वो किसी इंसान के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हो जाए और वर्कर को एक्सपीरियंस बहुत सारा अलग तरीके का एक्सपीरियंस फील करने को मिले, जिससे कि वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है वो सीख पाए। और इसी के साथ आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। अब बताइए, ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बट द करेक्ट आंसर हियर इज 1955, ठीक है। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ बैंक्स को मिला के 1955 में बना था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। अ टर्म लोन बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA इफ इट्स इंटरेस्ट and or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days. So the correct answer here is option number 4। बोल रहे हैं कि आप किसी भी एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कि मतलब अब ये जो एसेट है इससे आपको रिटर्न नहीं मिला, ये आप कब डिक्लेयर करोगे, जब उससे ना तो कोई रिटर्न आया है और ना ही कोई इंटरेस्ट आपको उस चीज़ का मिला है 90 दिनों के लिए, मतलब उससे आपको कोई भी रिटर्न या रिवर्ट नहीं मिला है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल
by endorsement and delivery with a fixed maturity period issued at a discount by credit worthy corporates, primary dealers and all India financial institution is known as commercial paper। ये commercial paper का description है, यहाँ पे बता रहे हैं कि एक negotiable instrument होता है, transferable होता है endorsement के साथ, इसकी delivery एक fixed और maturity period के बाद जो है वो हो जाएगी और इसको discounted rate पे issue करा जाता है और आपको जो पेपर पे लिखा हुआ है उस रेट पे आपको वो कमर्शियल पेपर जो है दोबारा आप रिडीम कर पाओगे और इसको कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इशू करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपका कमर्शियल पेपर है, ठीक है। ट्रेजरी बिल हम तब लगाते हैं जब सिर्फ गवर्नमेंट की बात होती है, राइट। और बाकी रेपो तो इज नथिंग, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू वट एवर इज रिटन हियर, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द माइलस्टोन अचीव बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये इस किस्म का क्वेश्चन है कि आप कितनी ही तैयारी कर लीजिए, सर्टेन और अदर थिंग इज गोइंग टू बी न्यू इन द एग्जामिनेशन और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। तो अब ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप सबसे पहली चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते तो हम देख लेते हैं सबसे आखिर में क्या किया होगा। तो म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, हाल फिलहाल में ही आपको सुनने में मिला होगा। तो इसको हम लास्ट में तो ज़रूर लगा सकते हैं, उसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1 और 3 में फर्स्ट क्या है। तो 1 में फर्स्ट ए है, ए बोल रहा है कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। कमेंसमेंट तो आप तब करोगे ना जब आप लॉन्च करोगे पहले, राइट। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि पहला स्टेप लॉन्च का होगा जो उन्होंने किया होगा निफ्टी को लॉन्च करके। विद इन आई एम लिटरली स्टक इन विद दिस मार्किंग थिंग बिकॉज ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट फॉर मी बट आई एम श्योरली गोना गेट बेटर विद टाइम, बट प्लीज बेयर विथ मी फॉर नाउ एंड ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका ई है वो आपका पहला स्टेप बन जाएगा क्योंकि इट मार्क्स द लॉन्च ऑफ द निफ्टी एक्सेट्रा, ठीक है। और डी जो है वो आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम नया है अभी मार्केट में। तो इसी के साथ आप अपना आंसर टिक लगा लेंगे और फिर बीच की स्टेप जो है वो आप रिव्यू कर लीजिए। सो इजी पीजी, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आपने पढ़ा है आपको शायद वो भी याद ना है, तो जो आपने नहीं पढ़ा है वहाँ पे तो आपको जो है दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। So now we'll talk about in which of the following year Investor Protection and Education Fund regulation was issued by Securities Exchange Board of India. Again, this question was asked from so much depth and the answer is 2009। अगर आपको डेप्थ सुनाई दिया हो तो I said depth, okay। तो इतना ज़्यादा अंदर से पूछ लिया है। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशन कब लॉन्च किया था, तो वो है आपका 2009, इसको याद रखिएगा। ये वो क्वेश्चन है कि अगर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं तो भाई कितना ही तुक्का मार लोगे। बट अब जब आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो आप आगे के लिए प्रिपेयर होके जाइए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंबल्स, आइकन्स, रिचुअल्स एंड वैल्यूज आर द manifestations of like what all these things represent as per the options given to here is basically part of a culture, ठीक है। आपके जो भी आइकन्स हैं, रिचुअल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सिंबल और आइकन से देखो आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन रिचुअल, वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कल्चर जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप सब चीज़ें पढ़ के एक अनुमान नहीं लगा सकते तो प्लीज़ फोकस ऑन द एग्जैक्ट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है। तो रिचुअल एंड वैल्यूज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्चर, सो इवन इफ यू कंफ्यूज अबाउट symbol and icon, that is fine, you'll still be able to figure out culture here with the help of rituals and values, right? चलिए, the question is the term marketing myopia was coined by and the answer is Theodore Levitt। तो अगर आपने मेरी रिविजन वीडियोस देखी होंगी और कुछ पढ़ा होगा तो मैंने ज़रूर ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली उनमें कॉइन करके बताया हुआ है। कॉइन करके मतलब मैंने पेन डाउन की हुई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो इफ़ नॉट, please go and check the revision series out that gonna really help you build the base for your examination, ठीक है। ये straight away questions आते हैं, अगर आपको पता है तो पता है, otherwise then only you can guess it out, right। तो marketing myopia थियोडर लेविट ने जो है coin किया था term, ठीक है। बाकी फिलिप कोटलर जो है वो आपके फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जाने जाते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो देयर, बट अभी तो थियोडर लेविट जो है वो मार्केटिंग मायोपिया
इन्होंने ही कॉइन किया था। ओके, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेविट एंड ड्रकर द एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज। तो लेविट और ड्रकर के हिसाब से मार्केटिंग का एसेंस क्या होता है, दैट इज कस्टमर ओरिएंटेशन। मतलब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से अवेयर कराना, ओरिएंट कराना, and that is the actual essence of marketing, because once the customer will know your existence and will be introduced enough about your product and services, obviously you're gonna be able to spread it on a much larger scale। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन नीड्स एज पर मैस्लोज नीड हायरार्की ऑफ नीड्स। मतलब इसको तो मैं क्या ही बोलूँ, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए फिर भी आंसर एक बार देख लेते हैं। शुरू होता है ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड से, जहाँ पे आपका रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे सेफ्टी की तरफ, तो डी पहला हो गया, फिर आपका बी हो गया। सेफ्टी के बाद आप आओगे अपनी सोशल नीड्स पे, तो डी बी ए, फिर एस्टीम सी और ई। तो डी बी सी एंड डी बी ए सी ई देख लेते हैं। डी बी ए सी ई आपका पहला ही ऑप्शन है, विच इज़ योर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अडॉप्शन का प्रोसेस हमको बताना है। ठीक है, अगेन पहले से अगर कंफ्यूज हो तो लिटरली आखिरी वाले को देख के भी आंसर लगा लोगे। तो अभी यहाँ पे आखिरी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलिए शुरू से कर लेते हैं हम। अडॉप्शन जो है आखिर में आएगा और वह 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी गोना डू इन हियर इज़ अवेयरनेस। पहले आप किसी चीज़ के बारे में अवेयर होंगे, उसके बाद ही आप उसको आगे अडॉप्ट कर पाएंगे। जब तक आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है तो आप उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कैसे करेंगे, राइट। तो अवेयरनेस पहला स्टेप हो जाएगा। फिर आएगा, अगर आप किसी चीज़ के बारे में अवेयर हुए और आपको उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट जागरूक हुआ, तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, फिर उसके बाद एवेल्युएशन। आप एवेल्युएट करोगे कि वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। फिर आप ट्राई करोगे कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और लास्टली अडॉप्शन। ठीक है, तो ट्रायल, एवेल्युएशन और अडॉप्शन के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको सीक्वेंस में लिखिएगा। एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एंड विद दिस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा PADCE। ओके, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्युएशन एंड ट्रायल एंड अडॉप्शन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डिमांड स्लैश मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। मतलब ये कौन सी, इनमें से कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हैं जो आपके डिमांड और मार्केट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे जो है वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च प्राइसिंग डेफिनेटली, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग प्राइस हाई कर देते हैं, आपने ब्लिंकिट वगैरह में भी देखा होगा, तो ये तो डेफिनेटली आएगा ही। उसके अलावा प्रीमियम प्राइसिंग, अगेन ये भी डिमांड से ही रिलेटेड होती है। अगर किसी की प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, मार्केट उस टाइम पे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तभी आप उस पर प्रीमियम चार्ज करोगे। ठीक है, वो द ट्रैफिक एंड बेयर प्राइसिंग ऑल्सो, मतलब कि अभी का जो लोग आ रहे हैं वो कितने ट्रैफिक को मतलब कितने प्राइस को बेयर कर सकते हैं। मतलब अभी की जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितना ट्रैफिक झेल सकती है, सॉरी कितना प्राइस झेल सकती है, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो फैंसी नेम्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू डिमांड एंड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। पैरिटी प्राइस और डिस्काउंट प्राइस डिमांड और मार्केट बेस से नहीं होता रिलेटेड, ये अलग कंडीशन से होते हैं। तो इसी से आपका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, विच इज़ A, B एंड C ओनली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Yeah, so next we have arrange the following steps of new product development. Well, certain question तो are like very मक्खन for you people, right? चलिए इसको quickly देख लेते हैं। शुरू होगा आइडिया जनरेशन से, आपको याद ही होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आप आइडिया जनरेट करने के बाद आइडेंटिफाई करोगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, मतलब आप किसके लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हो। उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट डेवलपमेंट पे आएंगे, हम इस प्रोडक्ट का कंसेप्ट डेवलपमेंट करेंगे। फिर उसके बाद फीजिबिलिटी एनालिसिस और फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आपने मेरी रिविजन वीडियोस देखी होंगी तो मैंने हर वीडियो में ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें कवर की हैं जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम पूछी जाती हैं, बिकॉज आई एम नॉट फॉलोड एनी पर्टिकुलर ऑथर बट रादर ऑल योर टॉपिक्स विद इन योर सिलेबस। ठीक है, तो उससे घुमा फिरा के कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, अगर आप टॉपिक से अवेयर हो तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, है ना। तो अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल प्राइस डिफरेंशिएशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर आप जोग्राफिकली प्राइस डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, मतलब एक जगह पे महंगा दूसरी जगह पे सस्ता, तो आप वहाँ पे कौन कौन से पॉइंटर को जो है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, FOB फैक्ट्री प्राइसिंग, यस फ्री ऑन बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे आप कितनी दूर में सामान बेच रहे हो आपका उसमें उतना खर्चा लगेगा। ठीक है, सॉरी आई सेड फ्री ऑन बोर्ड, ओके माय बैड, दैट इज फ्राइट ऑन बोर्ड। ठीक है, तो आपको किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली करेक्ट। फिर जोन प्राइसिंग, अगर किसी पर्टिकुलर जोन में कम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है तो उस हिसाब से अगेन जोग्राफिकल आ गया, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी लॉस लीडर प्राइसिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जोग्राफी से कोई रिलेटेड नहीं है तो इसको हटा देंगे हम। ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग, सच बताऊँ ज़्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन साउंड्स लाइक समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, तो इसको भी ले लेते हैं। और लास्टली है बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग, जो आपका बेस पॉइंट प्राइसिंग है उस पर्टिकुलर जगह का वो तो आप कंसिडर करोगे ही। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है ABDE, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ और एटीट्यूड की। अगेन वेरी रिपीटेटिव टेबल, हर बार पूछा जाता है। और चलिए देख लेते हैं क्विकली इसको। तो परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है आपका? दिस इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने दिमाग में उसके एक मीनिंगफुल पिक्चर बनाते हैं, उसी को हम परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपकी लर्निंग, लर्निंग क्या होती है? चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो भी आपके इंडिविजुअल बिहेवियर में चेंज है एक्सपीरियंस की वजह से, वो आपकी क्या है? लर्निंग। ठीक है, फिर है आपका बिलीफ, बिलीफ क्या होता है? अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग। कोई भी ऐसा थॉट जो आप होल्ड करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, वो आपका बिलीफ होता है। और लास्टली एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है वो किसी भी पर्सन का कंसिस्टेंट फेवरेबल या अनफेवरेबल इवैल्यूएशन होगा, उसकी फीलिंग्स, टेंडेंसी और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने का तरीका या कोई भी आइडिया जो उसके अंदर काफ़ी टाइम से कंसीव्ड है, वो उसका क्या हो जाएगा? एटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए ये आपकी PLC और ये आपके टाइप ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अब ये मैंने अपनी आई थिंक आपको रिविजन वीडियो में ज़रूर पढ़ाई होंगी। ठीक है, तो कस्टमर्स टाइप, अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्टरी स्टेज है तो वहाँ पे जो इनोवेटर कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको इनोवेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, वो उस टाइम पे सबसे पहले इससे जो है वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसी के साथ आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, बट चलिए आगे का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। अब ग्रोथ के टाइम पे आपके अर्ली अडॉप्टर्स आ जाएंगे, वो लोग जो प्रोडक्ट के ग्रो होते होते हुए भी उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इनोवेटर जितना फास्ट तो नहीं है प्रोडक्ट खरीदने में, लेकिन ये अर्ली किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, फिर है आपका मेचोरिटी, मेचोरिटी में आपके मिडिल मेजोरिटी, मतलब वो लोग जो जो बेसिकली भेड़ बकरी चाल में चल जाते हैं। अब जब सब ले रहे हैं मेजोरिटी के टाइम पे, मार्केट आपका सबसे ज़्यादा होगा, मार्केट एरिया, तो बहुत सारे लोग आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिडिल मेजोरिटी आ जाएगी। मतलब कि वो सारे लोग होंगे जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, सारे चीज़ें जो बाकी लोग खरीद रहे हैं तो ये भी वो खरीद लेंगे, ये वैसे कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, फिर आखिरी आपका डेक्लाइन, डेक्लाइन में आपके लगाज जाते हैं। लगाज मतलब वो भूले बिसरे लोग, जब प्रोडक्ट आके चला भी गया तब उनको अब वो प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। इन इंडिया द टर्म ऑफ एवरी यूटिलिटी पेटेंट ग्रांटेड शेल बी ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स। पेटेंट 20 ईयर्स, ये तो बहुत सीधा सीधा आपको याद रखना है, इजी पीजी, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो इन सब में से किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉड, जहाँ पे आप जानबूझ के जो है किसी फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट बेसिकली इनमें से आपका कार्टेल होता है। कार्टेल मतलब कि जब आप सेम लेवल पे जो है किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सेम लेवल का अग्रीमेंट हो रहा होता है। मोस्टली ये ओलिगोपॉलीज में देखा जाता है, क्योंकि वो सारी फर्म जो है एक सेम लेवल पे स्टैंड कर रही होती है और उनके बीच के जो अग्रीमेंट होते हैं उसको हम कार्टेल अग्रीमेंट्स बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 124, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन प्रॉपर सीक्वेंस। अगेन हाईली रेपिटेटिव क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड एटलीस्ट कपल ऑफ टाइम्स इन अ रो। ठीक है, तो इसका जवाब देख लेते हैं हम क्विकली।
अगेन मैं हर क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बोलूँ प्लीज़ जाके रिवीजन सीरीज़ देखो। मैंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली इन शॉर्ट ब्रीफ विथ नोट्स पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर LLP का जो आपका प्रोसेस है दैट इज़ मेनली देख लेते हैं पहले ऑप्शन रिजर्व LP नेम, ये पहले तो नहीं आएगा। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये भी बात का है। प्रोक्योर डिजिटल सिग्नेचर, ये सबसे पहले आता है, ठीक है। आपको पहले अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना आता है, बनाना होता है, दैट इज़ द फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नेम रिजर्व करना है, तो CA, ठीक है। सी के साथ ही आपको पहला आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर आपको पहली स्टेप भी पता है तो इतना इजी बीजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रिक्योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको अपना कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि आप अपना LLP जो है वो इनकॉर्पोरेट करा पाएँ, B आ जाएगा। उसके बाद LLP इनकॉर्पोरेटिंग और DIN एप्लीकेशन, ठीक है। DIN इज़ योर डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जिसके लिए आपको पैन और टैन की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्टली ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग LLP अग्रीमेंट। ओके, चलिए हाँ जी, अब हम देख लेते हैं हु कैन फाइल पिटीशन टू ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो ये मैंने 1 मिनट मंत्रा में भी आपको पढ़ाया है, 1 मिनट के अंदर ये टॉपिक। तो चलिए कौन पिटिशन कर सकता है ट्रिब्यूनल को वाइंडिंग अप करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को। तो यहाँ से देख लेते हैं। सिक्योर क्रेडिटर्स, डेफिनेटली अगर उनका पैसा नहीं मिलेगा तो वो कर सकते हैं, तो A आएगा ज़रूर। इसी के साथ ऑप्शन 4 जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। दूसरा है आपका LLP और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, डेफिनेटली पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है। C है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, डेफिनेटली रजिस्ट्रार के पास भी ये अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी को बोले कि आप वाइंड अप कर लें। फिर है एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, या दैट ऑल्सो, ठीक है। वॉलेंट्री एसोसिएशन आपको हेल्प करने के लिए होती है, दे कांट अपील ट्रिब्यूनल टू वाइंड अप, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए, मतलब एक के बाद एक लाइन अप लगे हुए क्वेश्चंस हैं। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको वॉलेंट्री लिक्विडेशन करना है किसी भी LLP का तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सॉल्वेंसी डिक्लेयर करेंगे। ये कंपनी जो है उसका दिवाला उठ गया है, तभी तो आप उसको लिक्विडेशन की तरफ ले जा पाएंगे, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन 2 और 4 तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब अगली स्टेप देख लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की मीटिंग होगी, ठीक है, वो तो होगी। डी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज अ लिक्विडेटर, ठीक है। तो डी स्टेप जो है जहाँ पे हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट करेंगे, ये आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बन जाएगा। तो पहले आप सॉल्वेंसी डिक्लेयर करोगे, लिक्विडेटर को अपॉइंट करोगे, उसके बाद पार्टनर्स की मीटिंग होगी, और फिर उसके बाद आपका पार्टनर कुछ तो झोल है, मतलब एम्बिग्युइटी तो है इस क्वेश्चन में, बट ड्रॉप नहीं किया गया है। तो आप जो है पहला दूसरा देख के ही अंदाज़ा लगा दीजिए जवाब और आगे बढ़िए, है ना। लास्टली आ जाएगा आपका फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार। तो ADE तो क्लियर पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए, अब हम देख लेते हैं इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर शेयर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है तो इन सब में से क्या क्या सही है, ठीक है। तो नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है शेयर का, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमिशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसमिट किए जा रहे हैं शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। ए इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। फिर शेयर्स कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू ऑल ओरिजिनल लाइबिलिटीज, ऑब्वियसली शेयर्स आर योर ओरिजिनल लाइबिलिटी इवन आफ्टर ट्रांसमिशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ABC बाय सो फार इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ होल्डर और सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर आपको डी समझ में आ गया तो ऊपर के 3 समझ में आ जाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, ये करेक्ट नहीं है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई इंसान जो है वो उसकी डेथ हो जाए और वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो जो उसके शेयर्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब उसके नाम से उस शेयर्स को जो है वो या तो आगे किसी के नाम पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा या फिर जैसे भी डीड या नॉर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ABC एंड D ओनली, ओके।
चलिए अब ये इजी पीजी मैच कर लेते हैं। तो अगर याद है तो याद है, नहीं है याद तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन ही है, ठीक है। लेकिन चलिए गेस मारते हैं और उसके बाद भी जो है इसका आंसर आप इजीली लगा पाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 इज रिलेटेड टू स्मॉल कंपनीज, ठीक है। सेक्शन 455 इज रिलेटेड टू डोरमेट कंपनी, ठीक है। अब मैं आपको बोलना चाहती थी कि अगर आपको डोरमेट कंपनी पता है तो शायद आप गेस लगा लो, बट नॉट पॉसिबल, सबका ही 3 दिया हुआ है। तो हाँ, डोरमेट के आगे भी देखना पड़ेगा। तो ए 4 और बी 3 से हम देखें हमारा कितना बन रहा है। आंसर तो मिल गया, ये रहा, ठीक है। ए 4 बी 3, आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 378 जो है ए, दैट इज रिलेटेड टू एसोसिएट कंपनी, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन सी इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट राइट्स डज एन अनपेड सेलर हैव अगेंस्ट द गुड, ठीक है। मतलब कि अगर कोई सेलर है जिसको सामान बेचने का पैसा नहीं मिला है तो उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट टू लीन, ठीक है, या उसके पास आवाज़ उठाने का राइट जो है वो होता है। राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आवाज़ उठाने का राइट, मतलब सू करने का राइट जो है। दिस लुक्स लिल डाइसी, इसको अभी एक तरफ रखते हैं। राइट टू रीसेल, डेफिनेटली वो अपना प्रोडक्ट दोबारा बेच सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड इन ट्रांजिट, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं किया है गुड को तो रोक सकता है बीच में। एंड राइट टू रिकॉग्नाइज पोजेशन ऑफ गुड्स, और अगर पैसे नहीं मिले हैं और सामान कोई उठा के ले गया तो उसको वापस ला सकता है। तो ACD देखते हैं। थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन यहाँ ACD तो आपको करेक्टली मिल ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे टिक लगा देंगे हम, ठीक है। बट आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट टू रिकॉग्नाइज पोजेशन ऑफ गुड्स, एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं, ही कैन हैव द पोजेशन ऑफ गुड्स अगर उसका प्रोडक्ट है तो, ठीक है। इसलिए ये फुली करेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन या आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर विथ यू। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो अगर कोई ड्रॉअर है और वो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, इनमें से कुछ ड्रॉ करता है तो उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी क्या बनती है, इसमें से देख लेते हैं। लाइबिलिटी टू कंपनसेट द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर, ये तो होती ही है, और इसी के साथ हमारा पहला आंसर ही जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको श्योरिटी है टिक लगाइए, आगे बढ़िए। If the employee pays tax within the parameters of alternative tax regime under section 115 BAC, then from assessment year 2025 and 26 standard deduction from salary income is, अगर कोई इंसान जो है वो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम के साथ जो है टैक्स फिल करता है, जिसका सेक्शन है 115 BAC 115 BAC, और उसका असेसमेंट जो है वो ईयर 25-26 है, तो उसमें उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है कितना मिलेगा, ये हमको जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 75,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर, ठीक है। अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स रजीम के थ्रू टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली कितना डिडक्शन मिलेगा, वो है 75,000 का डिडक्शन, या फिर आपकी ग्रॉस सैलरी जितनी भी कैलकुलेट होके आई है, इनमें जो भी कम है वो, ठीक है। चलिए अब आपके डिडक्शन वाले सेक्शन को मैच कर लेते हैं। भाई बहुत आसान टॉपिक है और हर बार सवाल आ रहा है। मतलब आप सोचिए, अगर आप थोड़ा सा भी एनालिटिकली PYQs कर लेना तो आप इतने में ही इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप इजीली पेपर जो है वो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम क्विकली। यहाँ पे पहला है आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आपका सेक्शन D से रिलेटेड होता है। तो A का 2, और इसी के साथ ही आप पूरा आंसर टिक लगा सकते हैं। इतना इजी आसान बना दिया है आपके लिए, सच में। चलिए, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन 80U डिसेबिलिटी के लिए होता है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। सो दिस इज योर 80E, हायर एजुकेशन, एजुकेशन से E याद रखिएगा, ठीक है। और अग्निपथ स्कीम के डिडक्शन के लिए यू हैव सेक्शन 80CCH, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स और नॉन एग्रीकल्चर इनकम विथ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एप्लीकेबल इफ एन इंडिविजुअल हैज। तो बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम तो आपकी नॉन टैक्सेबल है, लेकिन उसका पार्शियल इंटीग्रेशन कब होता है, जब आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है
वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो। मतलब कि आपकी जो भी एग्जेम्पशन लिमिट है, डिडक्शन लिमिट है, उससे ज़्यादा आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ज़्यादा है। तो 5,000 ढूंढो पहला नॉन एग्रीकल्चर, पहला पॉइंट देख लें, नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मोर देन द एग्जेम्पशन लिमिट एंड, और नहीं, यहाँ पे और गलत है दोस्तों, ठीक है। दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों होना चाहिए। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट है, बाकी तो 2,500 वाले इनको देखो ही मत। चलो, in case the income of an individual includes the income of 25,000 of his minor child in terms of section 64IA, such individual shall be entitled to an exemption under section 1032 of, मतलब कि अगर किसी भी केस में इंडिविजुअल जो है उसकी इनकम में 25,000 रुपये माइनर चाइल्ड का भी इंक्लूडेड है विद इन पर्टिकुलर सेक्शन, तो उसको सेक्शन 1032 के तहत कितना एग्जेम्पशन है जो मिल जाएगा, तो वो है 1,500 रुपये, ठीक है। माइनर की इनकम अगर उसके पर्सनल कोई एक्टिविटी से भी है तो भी आपको उसमें सिर्फ 1,500 रुपये का ही एग्जाम्पशन जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी सैटिस्फाइड इन ऑर्डर दैट एन असेसी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 फॉर डबल टैक्स इनकम, ठीक है। डबली टैक्स इनकम मतलब कि अगर किसी को डिडक्शन क्लेम करना है डबल टैक्स अंडर सेक्शन 91 के अंदर, तो उसको क्या कंडीशंस या रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला है आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज द assessee must have been non-resident in India in the relevant previous year, ठीक है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो फिर तो उसको यहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो उधर ही देगा जहाँ वो है। तो ये तो नहीं है, इसको फिर डबल टैक्स इनकम की छूट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, इसको काट दो, ठीक है। इसी के साथ आपका ऑप्शन 1 और 4 तो एलिमिनेट हो गया। अब आगे देखते हैं, द असेसी मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ऑब्वियसली दिस हैज टू बी देयर, इंडिया से रिलैक्सेशन चाहिए तो। फिर अगला है आपका, इनकम मस्ट हैव बीन अक्रूड और अराइजन टू हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन इंडिया, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी, बाहर भी होगा कहीं भी होगा तभी भी तो डबल टैक्सेशन लेगा ना। अगर सिर्फ इंडिया में ही होगा तो डबल टैक्सेशन लेने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। फिर इनकम मस्ट हैव बीन अक्रूड और अराइजिंग टू हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसा सीन है तब वो लेगा, मतलब इंडिया का रहने वाला है लेकिन इनकम बाहर से मिली है, ठीक है, तो दोनों जगह टैक्स नहीं देगा। तो बी और डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम विच अक्रूड और अराउज आउटसाइड इंडिया ही मस्ट हैव पेड बाय डिडक्शन और अदरवाइज टैक्स अंडर द लॉ इन फोर्स इन द कंट्री इन क्वेश्चन, मतलब कि उसने कहीं तो टैक्स पे किया है तभी तो जाके वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है। सीधी सिंपल भाषा में घूमने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बी, डी और ई जो है वो डबल टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो बनता है बी, डी एंड ई ओनली, ओके। Okay, so the next question is arm's length price as per section 92F is the price applied or proposed to be applied when two unrelated persons enter into a transaction in uncontrolled condition, which is correct। जब भी कोई दो unrelated person किसी भी अनकंट्रोल कंडीशन में एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे आर्म लेंथ प्राइस जो है वो अप्लाई होता है विद इन सेक्शन 92F, ठीक है। बस बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहला ही आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, एन असेसी except an eligible assessee in respect of an eligible business referred to in section 44 AD and 44 ADA must pay up to 75% of advance tax payable। तो बेसिकली आपको 75% अपना एडवांस टैक्स पेबल कब तक देना है, कौन से टाइम तक, ये बताना है। तो आपको 4 क्वार्टर में जो है अपना टाइम जो है डिवाइड करना है अप्रैल से लेके, ठीक है। तो अप्रैल के पहले तो 3 महीने क्या हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका, तो अप्रैल मई जून, तो जून 15 जून आपका पहला होगा, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपको 15 दिसंबर तक 75% तक का आपको एडवांस पेबल जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। इतना इजी पीजी सवाल था ये, पूरा मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप 25% आए, 50% आए, 100% आए, तो आप अप्रैल के बाद के 3 महीने से इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 3 हियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली टैक्स आपका टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इन्वेजन, तो दोनों के बीच की चीज़ है, प्लानिंग और चोरी करने के बीच का अवॉइड करना, जहाँ पे आप लूप होल ढूंढ के जो है टैक्स को कम करने की कोशिश करते हो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं उससे क्या क्या रिलेटेड है बेसिकली।
ठीक है, तो पहला है आपका टैक्स अवॉइडेंस इज लेजिटिमेट अरेंजमेंट ऑफ अफेयर्स इन सच अ वे सो एज टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने आपको यही बोला। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मैलिफाइड मोटिव इन्वॉल्व इन टैक्स अवॉइडेंस। मतलब मैलिफाइड मोटिव मतलब कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं होती इतनी, वो जो है आपका एविजन में होता है, तो उसको क्रॉस कर देंगे। टैक्स अवॉइडेंस टेक्स इनटू अकाउंट द लूप होल्स ऑफ लॉ। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अभी मैंने आपको बताया, तो ए और सी तो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। टैक्स अवॉइडेंस इज इंटेंशनल अटेम्प्ट। इंटेंशनल नहीं है, इंटेंशनल हुआ तो वो इन्वेजन हो जाएगा। एंड टैक्स अवॉइडेंस इज सेम एज टैक्स ओमिशन, मतलब कि टैक्स से भाग जाना, छोड़ देना। नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है। तो आपका सही क्या है, ए और सी। और इसी के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर बना वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, ये यहाँ पे हमको फिर से मैच करना है डिडक्शंस को उनके सेक्शंस से। ठीक है, तो पहला है आपका डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। इसका सेक्शन है सेक्शन 193। ठीक है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम इनकम बाय वे ऑफ रेंट, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 194 बी। ओके, then we have deduction of tax at source from winnings from lotteries, मतलब कि आप जो भी लॉटरी वॉटरी जीतते हो उससे आपको जो डिडक्शन वगैरह जो देखने के लिए मिलते हैं वो आपको मिलेंगे सेक्शन नंबर 194 जे के अंदर। ठीक है, लॉटरी पजल 194 जे। ठीक है, और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये मिलेगा इंटरेस्ट से याद रखिएगा सेक्शन 194 आई। ठीक है, और पजल से याद रखिएगा सेक्शन 194 जे। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारे पैसेज वाले क्वेश्चन। ये करके हम पूरा पेपर जो है ऑलमोस्ट जून 2025 का हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। तो अब हमारा बस पैसेज बचता है, हम एक बार क्विकली पैसेज भी देख लेते हैं। ठीक है, अब पैसेज को करने का तरीका ये है कि हम पहले जाएंगे सीधे क्वेश्चन में। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रिया नीड्स टू एड्रेस एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन विथ करियर प्रोग्रेशन, व्हाट शुड बी हर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रिया जो है वो उसको अपने एम्प्लॉय का डिससैटिस्फैक्शन जो है उसको एड्रेस करना, उनको करियर प्रोग्रेशन में हेल्प करना। उसका पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, एक बार ऑप्शंस पे भी नज़र दौड़ा लीजिए क्विकली। एंकरेजिंग एम्प्लॉय टू फाइंड न्यू जॉब, ऑब्वियसली ऐसा वो नहीं करेगी। रिड्यूसिंग ट्रेनिंग बजट्स, ये भी नहीं करेगी। ट्रेनिंग क्यों कम करेगी। कंडक्टिंग स्किल गैप एनालिसिस एंड क्रिएटिंग करियर डेवलपमेंट प्लान, ये बिल्कुल जो है सवाल से रिलेटेड है। प्रमोटिंग ओनली सीनियर एम्प्लॉयज, ऐसा भी नहीं करेगी वो। तो फिर बाकी होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा होगा। बिना पैराग्राफ पढ़े ही आंसर मिल गया। अब इसका वो नहीं है कि आप जाके पढ़ो ही मत, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। तो एक बार देख लेते हैं जाके। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली थर्ड था, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग इन पीपीटी तो दैट डजंट अलाउ मी टू गो देयर अगेन एंड अगेन, लेकिन मैं आपको सब मार्क करके बता दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 जो है, विच स्ट्रैटेजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिटेनिंग एम्प्लॉय एंड रिड्यूसिंग अटेंशन रेट, मतलब कि एम्प्लॉय को रिटेन करने का और उनका अटेंशन रेट का एट्रिएशन रेट, मतलब कि एट्रिएशन रेट में आपको समझा दूं, एट्रिएशन रेट वो रेट होता है जिसमें एम्प्लॉय जो है वो आपकी फर्म छोड़ के दूसरे फर्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। मेकिंग द रेजिग्नेशन प्रोसेस मोर डिफिकल्ट, नो ऑब्वियसली नॉट। इंक्रीजिंग वर्कलोड, नो। ऑफरिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, नो। ऑफरिंग इंक्रीमेंट्स एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मतलब भाई इतना आसान पैसेज है कि अभी तक भी मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आंसर्स आर वेरी डूएबल। पढ़ लेंगे लेकिन प्लीज डोंट वरी। ठीक है, अगला है टू कन्विंस सीनियर मैनेजमेंट अबाउट एचआर इन्वेस्टमेंट, प्रिया शुड हाईलाइट। अब प्रिया को जो है वो सीनियर मैनेजमेंट को एचआर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना है, तो उनको क्या हाईलाइट करना पड़ेगा यहाँ पे। द नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ कस्टमर्स, not directly related to HR inside the organization. The financial impact of HR initiatives and business growth, वेरी लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब कि जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा एचआर की इनिशिएटिव्स का अपनी बिजनेस ग्रोथ पे, वो बताएगी वो भाई सीनियर मैनेजमेंट को। ठीक है, बाकी तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट रिलेटेड टू कन्विंसिंग सीनियर मैनेजमेंट अबाउट एचआर। ओके, फिर आपका 144 है, इफ प्रिया wants to use HR analytics to predict labor turnover, which data should she analyze। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उसको लेबर टर्नओवर निकालना है तो वो कौन सा डेटा देखेगी। एम्प्लॉय सोशल मीडिया एंगेजमेंट, नहीं। उससे क्या डेटा मिलेगा उसके सोशल मीडिया एंगेजमेंट से, नहीं।
Attrition trend and exit interview feedback, pretty much correct. मतलब कि attrition trend मतलब कि लोग जो हैं वो आपकी कंपनी के ऊपर दूसरों को कितना प्रेफर कर रहे हैं वो, और उनके इंटरव्यू के बाद एग्जिट फीडबैक क्या था जब वो निकले, तो हाउ कॉन्फिडेंट दे वर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा हाउ कॉन्फिडेंट एंड हाउ सेटिस्फाइड दे वर टू बी द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे समझ में आएगा कि आपका लेबर जो भी आप उसको रखना चाह रहे हो वो आपके साथ बना रहेगा या नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तो बात की बात है, एंड द नंबर ऑफ लीव्स टेकन बाय एम्प्लॉय, दैट इज़ वेरी अनरीजनेबल हियर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर नंबर 2 ही होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है पैसेज से वो ये है कि विच HR स्ट्रैटेजी कैन हेल्प टू डेवलप फ्यूचर लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि HR की कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो फ्यूचर लीडर बनाने में मदद करेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इम्प्लीमेंटिंग इंटेंसिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑब्वियसली अगर आपको फ्यूचर लीडर्स डेवलप करें तो आपको डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे, बाकी तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, आई नॉट इवन रेड द पैसेज, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो। ये पैसेज बहुत आसान था, आप बिल्कुल पढ़िएगा, बट यहाँ पे आई एम यूजिंग द PPT मॉडल। आई शुड हैव इंसर्टेड द पैसेज बिफोर एवरी क्वेश्चन और आफ्टर एवरी क्वेश्चन, बट दैट इज़ माई बैड। लेकिन फिर भी आई थिंक दैट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू अंडरस्टैंड। इनके आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें इतनी आसान है, वो स्टोरी बेस्ड आंसर आप वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो लगा पाओगे। काफ़ी आसान था ये। अच्छा, इन आसान चीज़ों की बहुत प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये आपको सीधे सीधे जो है 10 क्वेश्चन 20 नंबर दिला सकते हैं, एट द सेम टाइम यही 20 नंबर जो है वो आपका इजीली कट ऑफ जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, अपनी अपनी जगह सही हैं। दिस इज़ अ लार्ज रियल इस्टेट कंपनी इन इंडिया इज फेसिंग challenges in raising funds for expansion. Despite solid track record, the company is struggling to attract investor due to increasing concern about liquidity in the financial market. The company has earlier relied on bank loans and debt instruments for financing, but now looking for other funding options. तो मतलब यहाँ पे फंडिंग से रिलेटेड बात है, कंपनी को जो है स्ट्रगल हो रहा है फंड जनरेट करने में, ठीक है, और अब वो और फंडिंग ऑप्शंस जो है वो डिस्कवर कर रही है बिकॉज उनकी जहाँ भी थी वहाँ बात नहीं बन रही है। द CFO ऑफ द कंपनी इज इवेलुएटिंग डिफरेंट ऑप्शन सच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब ये चीज़ें जो है ऑब्वियसली आप वहाँ हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए कर देती हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड आगे ज़रूर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट बॉन्ड देखा, प्राइवेट इक्विटी देखी, पब्लिक डिपॉजिट देखे, सिक्योरिटाइजेशन देखा। ही इज़ ऑल्सो लुकिंग एट द इवॉल्विंग रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स। तो मतलब वो कौन कौन से चीज़ें और देख रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देख रहे हैं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। ही इज़ कंसर्न अबाउट द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट मीन्स फ्लक्चुएशन इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्क और इन्फ्लेशन जो है वो कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो टू एड्रेस दीज चैलेंजेस द कंपनी plan to consult with financial advisors and explore new avenues of funding, including green bonds। और भी चीज़ें उन्होंने देख ली हैं जिनमें कॉम्बिनेशन चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड हो गए, वेंचर कैपिटल हो गए। CFO is your chief finance officer, right? So he must navigate the complex world of financial market to ensure the company secures the right funding at the right cost। भाई बहुत ही आसान पैसेज है, मैं क्या बताऊँ आपको। एक मेरा जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जिसमें मैंने पहली बार में ही नेट क्रैक किया था, उसमें जो 2 पैसेज आए थे, वन वॉज फ्रॉम शेयर्स रेशो, ठीक है, रेशो से आया था आपका पूरा पैसेज, पूरे कैलकुलेशन क्वेश्चन थे, और दूसरा आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मतलब 10 के 10 क्वेश्चन जो थे वो पूरे न्यूमेरिकल थे, ठीक है, एंड दीज आर लाइक वेरी लाइक स्लाइस ऑफ अ केक। चलिए, तो व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू वेंचर कैपिटल। तो अगर आप वेंचर कैपिटल से पैसा उठाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। टू अवॉइड गिविंग अप ओनरशिप और कंट्रोल, ये एडवांटेज तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेंचर कैपिटल से पैसा लोगे तो कुछ ना कुछ इक्विटी तो देनी ही पड़ेगी। टू एक्सेस एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स, वेरी ट्रू। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो वहाँ पे वो वेंचर कैपिटल ही लेने आते हैं लोगों से इन ऑर्डर टू गेट मोर एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस। तो सेकेंड इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन है। ये चीज़ें आपको पता है डायरेक्टली उसमें दी भी नहीं हुई हैं आपके पैसेज में, बट दीज आर मोर इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन। मतलब आपको इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ के सॉल्व करना है, ठीक है, हर चीज़ पैसेज में ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, अपना प्रीवियस नॉलेज भी लगाना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द मेन कंसर्न ऑफ द कंपनी इफ इट हैज़ टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स फॉर फाइनेंसिंग। अगर उनको ग्रीन बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे तो उनका मेजर कंसर्न क्या होगा, ठीक है।
तो पहला है हाई इंटरेस्ट रेट, नॉट रियली, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, डायरेक्टली स्पेसिफिकली ग्रीन बॉन्ड का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका लेस रीपेमेंट पीरियड, ये भी डिपेंड्स ऑन द स्कीम एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकली। फिर लिमिटेड इन्वेस्टर डिमांड ड्यू टू नीश मार्केट, ये हो सकता है। और गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, ऐसा भी कुछ नहीं, गवर्नमेंट तो उल्टा प्रमोट करती है। यहाँ पे दिक्कत बस यही हो सकती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर नीश मार्केट में होंगे ही नहीं जो ग्रीन बॉन्ड्स में ज़्यादातर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स समथिंग न्यू टू द ट्रेंड एंड इट गोना टेक टाइम एंड पीरियड टू गेट lot of investors involved into this particular field. ठीक है, so option number 3 is correct here. चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 148 says which of the following is a primary function of financial market in the economy. इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट। फाइनेंशियल मार्केट में आप क्या करते हो? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यही तो करते हो। पहला आंसर ही करेक्ट हो गया, बाकी क्या पढ़े आप। चलिए, in a volatile stock market, how the company can reduce financing risk when raising funds through equity. मतलब कि बोल रहे हैं कि volatile, अभी मैंने आपको पढ़ते हुए बताया था ना, मार्क किया था volatile, मतलब कि फ्लक्चुएटिंग होता है स्टॉक मार्केट, कभी भी फिक्स नहीं होता। तो कंपनी हाउ कंपनी कैन रिड्यूस फाइनेंसिंग रिस्क व्हेन रेजिंग फंड फ्रॉम इक्विटी। तो कंपनी जो है यहाँ पे अपना रिस्क कैसे मिटिगेट कर सकती है जब वो अपना पैसा जो है स्टॉक मार्केट से उठा रही है। यही मतलब बिना पढ़े डाइवर्सिफाई दिख गया तो चलिए, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इशू शेयर ओनली व्हेन मार्केट इज एट पीक, उसके लिए आप कब तक बैठे रहोगे? रेस फंड थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ओनली। फिर आपका जो लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लोगे तो। रिड्यूस्ड डिविडेंड पे आउट टू इंक्रीज इंटरनल फंड, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म में आपके शेयर होल्डर्स जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। डाइवर्सिफाई सोर्स ऑफ फंड बाय कंबाइनिंग डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, ये तो आपका नॉर्मल बेसिक गोल्डन रूल है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज करेक्ट। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, विच इज द कंपनी इज कंसिडरिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एज अ फंडिंग ऑप्शन, विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड। अब वो कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ों की वजह से जो है उसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय कंपनी, में भी इससे गुडविल अच्छी होगी, लेकिन इससे डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एज सच। द इंटरेस्ट रेट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उससे प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग अगर लो होती है तो वहाँ पे आपको हाइयर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि वो रिस्की हो जाती है। वेराज जब हाई रेटिंग बॉन्ड्स होते हैं तो मोर सिक्योर्ड माने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लेसर इंटरेस्ट में भी जो है वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हमने 1.5 घंटे में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यूजीसी नेट जून 2025 साइकिल का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। आई होप आपने साथ में बैठ के वन लाइनर नोट्स बनाए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूंगी जहाँ पे मैं आपको इसी वीडियो का एग्जाम्पल लेके नोट्स बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने नोट्स जो हैं वो कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो और आपको किस तरीके से बनाने चाहिए ताकि आपको और बेनिफिशियल हो। अगर आपको ये पूरा सेशन समझ में आया और पसंद आया, प्लीज़ कमेंट फॉर मोर सच PYQ एनालिसिस विथ मी, जहाँ पे मैं आपको और ऐसे पूरे वीडियो लाके दूंगी। अब देखिए गाइज, आई एम नॉट गेटिंग पेड डायरेक्टली फॉर ऑल ऑफ दिस, ना ही मैं किसी ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे आपको अपना कोर्स बेचने की कोशिश करूँ। राइट, आई एम जस्ट अ बिगिनर, आई एम जस्ट अ न्यू क्रिएटर इन टू द मार्केट। तो अभी मेरा गोल इज़ नॉट वेरी मटेरियलिस्टिक राइट नाउ। ऑल आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ वेरी गुड कंटेंट। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी और मुझे बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटिव चीज़ें मिलती थी, तो आई यूज टू सल्क ऑन नॉट गेटिंग एवरीथिंग कंपाइल्ड एट वन पर्टिकुलर प्लेस। तो अभी मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोवाइड करूँ, सो दैट आप ज़्यादा हसल ना करो, अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दो और अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर वे में सारे लेक्चर्स मिलेंगे, नो टाइम पास, नो गिमिक्स, नो थंबनेल रेसेस गोइंग ऑन हियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, दैट विल रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और अगर आप इस पे मेरे को रिस्पॉन्स दोगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं आपके लिए और PYQs जो हैं वो ला के दूंगी। और आप डेफिनेटली चाहो तो इसको 2x पे देख सकते हो और स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, जिससे आपका टाइम जो है वो और सेव हो। एंड with this all I want to tell you all the very best for your preparation.
बहुत अच्छे से करिए एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्लियर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिस टाइम. So lastly, all I want to say is have faith in yourself, please prepare properly, and you will be able to clear your UGC net JRF examination this time for sure. All the very best. चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सारे ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए. अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो ही मैं ऐसे और वीडियोस लाऊंगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. ऑल द वेरी बेस्ट.